उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा यत्र सडेते वर्तते तत्र देव सहायका। ये संस्कृत की लाइनें हूबहू प्रतिरूप है, मूल रूप देती हैं आदरणीय आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर विक्रम सिंह जी को। जी हाँ दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो देश में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं उनका परिचय देने में। तो सर का परिचय तो यूं तो विश्व का सबसे बड़ा पुलिस समूह उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर भी रह चुके हैं सर। उसके अलावा सर के बारे में जितना कहा जाए, पुलिस में अभी तक का जो इनका सर का नाम लिम्का बुक में भी है सबसे ज्यादा हाईली डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर के तौर पर। सर वर्तमान में चांसलर है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा भी सर के पास बहुत सारे मेडल्स हैं, राष्ट्रपति द्वारा भी पुलिस सेवा में सर को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। मैं सर को हाथ जोड़ के तहे दिल से आमंत्रित करना चाहूंगा सरल भारत पे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हीरा जी, आपकी बड़ी कृपा कि आपने मौका दिया इस अत्यंत अत्यंत प्रशंसनीय मंच पे मुझे अवसर दिया आने का। सर ये आपकी गरिमा है कि हम युवाओं पे सर आपने भरोसा जताया और हम युवाओं को अपना इतना कीमती समय दिया, हम सभी के सभी धन्य हैं। सर मैं आपका एक एक कीमती पल बहुत अच्छे से लेना चाहूंगा। मैं डायरेक्ट प्रश्नों पे आता हूं सर। मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा, आप में सर मैंने स्वयं आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है, फॉलो किया है, और जब मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था तो मैंने पाया सर आप विवेकानंद जी को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। तो मैं चाहूंगा सर जो युवा हैं वो विवेकानंद जी को आज के दौर में कैसे फॉलो कर रहे हैं, और आपके दौर में सर आपने विवेकानंद जी को कैसे फॉलो किया सर, मुझे सर बताइए आप। हीरा जी बहुत अच्छा सवाल। मैं जब युवा था, आपकी उम्र का था, तो अंग्रेजियत अपनी पराकाष्ठा पर थी और अंग्रेजी जो हिंदी बोलना अपने में ये समझा जाता था कि ये विद्यार्थी बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको कदाचित अंग्रेजी नहीं आती है। मैं लंबे बाल करके अंग्रेजी में बोलना, घर में भी अपनी माता जी से जो कि अंग्रेजी में बहुत ही कंफर्टेबल नहीं थी, उनके साथ अंग्रेजी में बात करना। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये तुम दिन भर अंग्रेजी में क्या बात करते हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गधे के ऊपर शेर की खाल उड़ा दोगे तो गधा शेर नहीं हो जाएगा। अगर शेर बनना है तो शेर के गुण ले आओ, पहले अपने अंदर स्वाभिमान ले आओ, स्वदेश के बारे में गौरवान्वित हो और अपने जो कृत्य हैं पूर्वज और अपनी जो लीगेसी है उस पर गौरव करना सीखो। और उन्होंने मुझे बहुत छोटी पुस्तक 6 रुपए की थी, राजयोग एक दिया कि तुम इसको पढ़ लो, स्वामी विवेकानंद की राजयोग, और अगर तुम्हारा जीवन रूपांतरित ना हो तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। आज समझ लीजिए कि 10,000 रुपए। तो मैंने पढ़ा कि चित्त बड़ा दुखी हुआ, ये क्या दे दिया पिताजी ने पढ़ने को। करीब 200 पन्ने की पुस्तक थी, छोटी पुस्तक है, उसमें करीब 50 पन्ने पातंजलि योग सूत्र के हैं और उसका जो पहला पृष्ठ था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक आत्मा दैवी संपदा से विभूषित है, जीवन का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है, चाहे ये कर्म से करे, चाहे आध्यात्म से करे, चाहे आराधना से करे, ये सबको मिला के करें। मंदिर पुस्तक आदि केवल एक माध्यम है। कर पढ़ता गया, वाकई जीवन रूपांतरित हो गया। जो बड़े बड़े बाल थे, जैसे बाल आज हैं, अब तो है भी नहीं, तुरंत जाकर के नाई बुला करके 25 पैसा दे के बाल मुड़वा लिया और 7वें दिन से एक सन्यासी के रूप में पलंग हटा करके जीवन पलंग के स्थान पर एक चटाई बिछा करके सोने लगा, केवल 2 बार भोजन करने लगा, प्रसाद लेने लगा। और जीवन में जो भटकाव के रास्ते थे, आप देखेंगे भटकने के रास्ते चकाचौंध है, सैकड़ों है। आज मॉल चलना है, आज क्लब चलना है, आज सिनेमा जाना है, आज फर्स्ट शो प्रीमियर शो देखना है, आज नेटफ्लिक्स देखना है, लेकिन पहुंचने का एक छोटी सी पगडंडी है, बड़ी धूमिल सी उसमें रोशनी है, और उस पे जब आप पकड़ लेते हैं, अंततोगत्वा आपको कोई प्रलोभन नहीं आएगा, आपका कोई भटकाव नहीं आएगा। आप जीवन में हमेशा एकाग्र होकर अर्जुन की तरह मछली की आंख पर। फिर आईएएस तो बड़ी छोटी चीज है। कैरियर में आपने देखा होगा, जिसकी तरफ आंख उठा दी वो माफिया समाप्ति हो गया, वो डकैत समाप्ति हो गया, जो 40-40 साल से थे वो समाप्त हो गए। ये प्रतिभा आती है ध्यानम शरणम गच्छामि। ध्यान और चित्त जब एकाग्र होता है तो सारी शक्तियां आपको, प्रकृति आपको उपादेय, उसकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। और फिर आप देखें कि जो लड़का कभी क्लास में अपने फर्स्ट नहीं आया, वो आईपीएस में कैसे भारत में फर्स्ट आ गया।
फिर जिंदगी में दोबारा सेकंड नहीं आया। ये कृपा केवल स्वामी विवेकानंद जी की है। हीरा जी, सर अभी जो वर्तमान में युवा इस कोरोना काल में सर एक अवसाद की स्थिति में जा रहा है, उस दौरान सर आप युवा को क्या कहेंगे सर, कैसे बचे? जनरली आज का युवा सर मोबाइल में ही हो गया है, मतलब मोबाइल युवा के समय को खा चुका है। इसको सर आप कैसे देखते हैं? इससे ज्यादा अच्छा सवाल हीरा जी हो नहीं सकता था। आपने जो प्रश्न किया है, इस कोरोना को अवसाद न लेके इसको अवसर का रूप दे दें। एकाग्रचित्त होकर के एकांतवास का सेवन करते हुए, जैसे ब्रह्मचारी गुरुकुल में तपने के पश्चात सोना बन के निकलता है, आचार्य बन के निकलता है, इस अवसर को तपने में लगा करके अपने आप को तपा करके ब्रह्मचारी आचार्य होकर के निकलेगा और खरा सोना होके बाहर आएगा। दूसरी चीज, ये मौका है स्वाध्याय का। जो भी अपने विषय वस्तु हैं इसके ऊपर ले। रही बात मोबाइल की, आज से 10 साल पहले मैं कहता था कि मोबाइल एक प्रत्येक बालक, प्रत्येक व्यक्ति दिन में 25 बार देखता है। 5 साल मैंने कहा कि वो 150 बार देखता है, 500 बार देखता है। आज मैं कहता हूं कि शायद ही कभी मोबाइल से बाहर आता, वरना मोबाइल में ही डूबा रहता है। मोबाइल हमारे जीवन के ऊपर एक ग्रहण की तरह उसने हमको कब्जा कर लिया, हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर। इसको अगर हम कहें कि डिजिटल डिमेंशिया, ये एक बीमारी होती है कि वैसे भाई खो जाए तो उतना कष्ट नहीं होगा जितना मोबाइल खोने पर होगा। मोबाइल खोने का मतलब ऐसा है कि लोग विक्षिप्त हो जाते हैं। हम लोग जिस जनरेशन के हैं हीरा जी, खूब जम करके माता जी पिताजी तो बोलते नहीं थे, धुलाई करती थी। आपकी उम्र की थी तब भी धुलाई होती थी। कभी भी जो चेहरे पे शिकन आई हो। आज कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों के मोबाइल ले लिए, बच्चों ने आत्महत्या तक का प्रयास किया। ऐसा क्या लगाव है? इसको कहते हैं डिजिटल डिमेंशिया, कि हम इतना ज्यादा जुड़ गए हैं उसके अंदर, सपनों का निर्माण जिन्होंने कर दिया है। मैं आपको एक छोटा सा लतीफा सुनाता हूं। एक जगह मोबाइल फोन की दुकान लगी थी और कुछ युवा जो 16 से लेके 20 साल की उम्र थे, वो 2 लड़के गए और उनसे पूछा गया कि ये मोबाइल जो है आपको लेने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल, आपको कैसी महिला मित्र चाहिए, गोरी या सांवली? तो उन्होंने कहा गोरी। उनका अंग्रेजी बोलने वाली या हिंदी बोलने वाली? अंग्रेजी बोलने वाली। उनका अच्छा, धनाढ्य या मिडिल क्लास? उनका धनाढ्य। इसके बाद उन्होंने सवाल पूछा, अंग्रेजी कपड़े पहनने वाले या भारतीय परिवेश वाले? उनका अंग्रेजी। उनका अब समय आ गया, आपने बहुत अच्छे अच्छे सवालों का जवाब दिया है, जरा एक बार आप अपनी शक्ल भी तो देख लीजिए। आप अपनी शक्ल देखिए, दरअसल आप जो है किसी चीज के लिए उपयुक्त नहीं है। वहां न महिला मित्र थी, न वहां पे कुछ था, लेकिन भ्रम जाल में युवाओं को उलझा करके, एक चक्रव्यूह में फंसा करके उनका समय और उनका सपनों का निर्माण करके उनको एक दूसरी कल्पना जगत में ले जाकर के सत्यानाश कर दिया। यही हाल हमारे युवाओं का है। मिलना मिलाना किसी को कुछ नहीं है, एक कल्पना के जगत में ले जा करके उनके समय का छलनी की तरह, जैसे हम छलनी से पानी छानते रहे, हम समय को भी छानते रह गए। अंततोगत्वा शाम तक आप जिससे भी मोबाइल पे रहता है, सर्फिंग करता है, पूछ लीजिए कुछ मिला? आप पाएंगे किसी को कुछ नहीं मिला। कम से कम नसीहत ले ले। मैं ये नहीं कहता मोबाइल छोड़ दे, सर्फिंग बंद कर दे, लेकिन मैंने एक नियम बनाया है, दिन में 10 कॉल लेता हूं, 11वां लेता नहीं। 11वां होगा अगले दिन। और 1 घंटे ज्यादा मैं सर्फिंग करता नहीं, चाहे, और केवल रिसर्च ओरिएंटेड। रिसर्च करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, 1 घंटे सर्फिंग करूंगा। सर बहुत ही बड़ा मैसेज दिया आपने हम युवाओं के लिए। सर आज का युवा ना तो मोबाइल से बच पा रहा है और ना सर अवसाद से बच पा रहा है। मैं सर क्वेश्चन करूंगा, यूपीएससी के जो विद्यार्थी हैं, आजकल देखा जा रहा है सर, सिविल सेवाओं में जाने के बाद, अधिकारी बनने के बाद भी लोग अवसाद से ग्रस्त हो रहे हैं। बहुत सारे सर सिविल सेवक सुसाइड कर ले रहे हैं, अभी पिछले विगत वर्षों में देखा गया है। तो सर आप तो काफी ट्रेनिंग दी है आपने, लवासना मसूरी में और जगह आपके लेक्चरर भी रहे हैं। तो सर क्या कुछ ट्रेनिंग में आपके अकॉर्डिंग कमी रह जाती है, या जो सिविल सेवक बनने के बाद, मनवांछित जॉब पाने के बाद भी लोग अवसाद से ग्रस्त हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं? आप सर इस सारे मैटर को कैसे देखते हैं? अत्यधिक अवांछित महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होना बुरी नहीं, बल्कि अच्छा। बिना महत्वाकांक्षा के, बिना शासन के जीवन कैसे चलेगा? आप यूपीएससी में परीक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी में आप उत्तीर्ण हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर महत्वाकांक्षा जिसके लिए आदमी अवसादग्रस्त हो जाता है, जिसके लिए व्यक्ति आदमी इस प्रकार के
गलत निर्णय लेता है, जैसे अपने आप का नुकसान करना, वो है अरबपति बनना, हर शहर में एक मकान होना, बंबई फिल्म जगत में जाकर के नाम करना। तो पहले चयन कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं। यूपीएससी में ये एक सद्विचार है, उत्तीर्ण होना, अपना काडर पाना, ये एक बहुत अच्छी बात है। जन सेवा में एक कीर्तिमान स्थापित करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप समझें कि आप पैसा कमा कर अरबपति हो जाएंगे तो यूपीएससी आपका ध्येय नहीं हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा धन कमाना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए नहीं बनी है। मैंने 36 साल नौकरी की और बहुत किफायत से, अनुशासन से रहा। तो 36 साल 3 बार गोली लगने के बाद मुझे मिले 77 लाख रुपए। गौर से सुनिएगा हीरा जी। और तेलगी, जो अब्दुल करीम तेलगी स्कैम वाला था, जो नकली नोट छापता था, वो एक बार गर्ल तरन्नुम का नाच देख रहा था। तरन्नुम का नाच उसे बहुत पसंद आया। उसने एक रात में, अब्दुल करीम तेलगी ने उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए न्यौछावर कर दिए। तो मैं कह दूं, विक्रम सिंह, तुम्हारी तो जिंदगी बेकार गई। यहां तरन्नुम एक रात में 1 करोड़, और तुमने 36 साल में क्या किया? तुम्हें 77 लाख रुपए मिले। हकीकत यह है कि 100 तरन्नुम एक तरफ और एक हमारा सामान्य कर्मी, वो भी 1000 तरन्नुम से श्रेष्ठ है। लानत है सिर्फ पैसे के ऊपर, क्योंकि ऐसा पैसा, तरन्नुम आती है, तरन्नुम जाती है। आपके घर वाले भी आपको स्वीकार नहीं करेंगे अगर आपने ये धन, ये काल लक्ष्मी होती है, और ये संपत्ति विपत्ति बनने में समय नहीं लगता है, इसीलिए अवसाद होता है। पहले तो हम काल लक्ष्मी के पीछे भागे, फिर काल लक्ष्मी को बचाने में हमने अपने को प्राणों की आहुति दे दी, इसीलिए अवसाद होता है। आप अगर कहें कि राष्ट्रपति का भेजा हुआ चेक केवल आपका अधिकार है, आप कभी अवसादग्रस्त नहीं होंगे। कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई एमएलए, एमपी आपको, आपके साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका क्या होगा? स्थानांतरण होगा। आपको कोई महत्वपूर्ण पद चाहिए नहीं, ईमानदारी से काम करेंगे, हीरा जी, पूजे जाएंगे आप। बिल्कुल सर, बहुत बहुत ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण है सर। चूंकि ये प्लेटफॉर्म, इस पर मैक्सिमम यूपीएससी के विद्यार्थी ही लोग हैं और सिविल सेवक ही जुड़े रहते हैं, तो मैं कुछ इसी सेवाओं से संबंधित प्रश्न और करूंगा सर। अब विश्व में पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े समूह उत्तर प्रदेश के, जिसमें लगभग 1,90,000 के लगभग पुलिस बल हैं, उनको सर आपने डायरेक्ट किया, लीड किया है। और वर्तमान में सर आप नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बच्चों से भी जुड़े हुए हैं। तो सर वहां जो आपके अंदर कठोरता रहती होगी, एक अनुशासन रहता होगा, और इधर बच्चों के बीच सर आपको जब सिखाने का मौका मिलता होगा, तो आप अपने आप को सर कहाँ परफेक्ट पाते हैं? आपको क्या लगता है सर, वहां के अनुभव ज्यादा अच्छे हैं, यहाँ के अनुभव ज्यादा अच्छे हैं, या फिर मैं कहूँ कि आदरणीय विक्रम सिंह कहाँ अपने आप को बेस्ट पाते हैं? देखिए, अगर व्यक्तित्व आपका परिपक्व है तो जैसा फील्ड वैसे आपकी रूपरेखा प्रति उत्तर। बास्केटबॉल की फील्ड में है तो बास्केटबॉल खेलिए, क्रिकेट की फील्ड में है तो क्रिकेट खेलिए, स्विमिंग पूल में है तो स्विमिंग कीजिए। जब पुलिस में था तो ये मान के चलिए कि मेरे सामने कोई दिखाई नहीं पड़ता था। किसी तरह का कोई सिगरेट, किसी तरह का कोई नशा, किसी तरह के बड़े बाल, किसी तरह की कोई शौकीनी, ये हो नहीं सकती थी। आज मैं यूनिवर्सिटी में हूं, मैं चाहता हूं बच्चा मेरे सामने बैठे, हंसे खिलखिलाए, बैठते बच्चे आनंद लेते हैं। आपका सवाल यही लोगों का कि यही अगर आज आप पुलिस में होते तो ये बच्चे जो लॉन में बैठ के धूप खा रहे हैं, लेटे हुए हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, क्या बैठते? ये तो भाग जाते आपको देखते ही। उनका वो युग अलग था, ये युग अलग है। यहां मैं इनके दादा की तरह हूं, दादा मतलब ग्रैंडफादर की तरह हूं। यहां पर ये मुझे आकर के, ये बच्चे मेरे कमरे में बिना खटखटाए जब चाहे 24 घंटे आ सकते हैं। पुलिस की नौकरी में एक सिस्टम होता था, एक अनुशासन होता था। पहले अगर मिलना हो तो समय लीजिए, समय के साथ आइए, खड़े रहिए, कोई कुर्सी नहीं देता था, और अपनी बात कहिए जाइए। और अगर बिना समय लिए आ गए तो जो सबसे कठोर पोस्टिंग हो सकती थी, शायद वहां पोस्टिंग कर दी जाती कि ढूंढो इनके लिए कोई स्थान यहाँ पे, क्योंकि ये अनुशासनहीन दिखाई पड़ते हैं, बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के, पूर्व अनुमति के कैसे आ गए। लेकिन यहाँ और उधर में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसी तरह अगर आप पैसिफिक ओशन में हैं तो आपका नक्शा और कंपास पैसिफिक ओशन का होना चाहिए, न कि इंडियन ओशन का। इंडियन ओशन में है तो इंडियन ओशन का कंपास और नक्शा होना चाहिए। मैं दोनों जगह उतना ही, प्रभु की बड़ी कृपा है, मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि प्रभु ने दोनों जगह सेवा का अवसर दिया। जो शीर्ष स्थान पुलिस में था वो दिया 2.5 साल के लिए, और जो शीर्ष स्थान होता है आध्यात्मिक जगत में, आपने वाइस चांसलर कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। मैं अब चांसलर हो गया हूं यहाँ का।
जो सर्वोच्च पद होता है किसी शिक्षा जगत में दूसरे के, मैं उस पे हूँ, ईश्वर की कृपा है। मेरे 8 शोध छात्र हैं, लेकिन जो पुलिस का अनुशासन है वो मैंने यूनिवर्सिटी में रखा है। हमारे यहाँ 4000 बच्चे हैं, जिसमें अधिकांश बच्चियां हैं। फैकल्टी में भी करीब 250 फैकल्टी है, अधिकांश लेडीज है। लेकिन जो पुलिस का अनुशासन है, इतना मैंने अनुशासन पुलिस का यहाँ रखा है, कोई पुरुष किसी महिला को स्पर्श नहीं कर सकता है, कोई पुरुष किसी महिला से कैंपस के बाहर नहीं मिल सकता है, किसी भी प्रकार का पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब इस तरीके का, और यहां तक कि मांसाहार भी कैंपस में अनुमन्य नहीं है। यह पुलिस का अनुशासन मैं अपने कैंपस में ले आया हूं। सर बहुत बहुत बेहद बड़ा मैसेज और गंभीर मैसेज हम युवाओं के लिए। सर मैं एक हाईली डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है, कि उन पे कोई एक ऐसी गलती बताएं वो अपनी, कि उनसे जो गलती हुई हो और किसी की नजर में ना आई हो और वो आपने छुपा ली हो। ऐसा कुछ आपके जीवन में जो आपके अनुभव रहे हो, हम युवाओं से जरूर साझा करें सर। ये अक्सर हो जाता है, कोई नई चीज नहीं है। भारत के बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री एक हिल स्टेशन पर आए थे। मैं एक युवा एसएसपी था उस जनपद का। उनको उनकी जान का खतरा था, वो खुद गाड़ी चलाकर ले आ रहे थे। उन्होंने कहा था कोई भी सुरक्षा कर्मी मेरे लिए ना लगाया जाए। मैंने तुरंत पूरे कहा कि ये प्रधानमंत्री का काम है कहना, मैं वही करूंगा जो कानून और जो व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने पूरी लाइन में वर्दीधारी पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में लगा दी। प्रधानमंत्री महोदय जैसे ही उन्होंने पहला वर्दीधारी देखा गाड़ी का कि यहाँ पे कौन अधिकारी इंचार्ज है। वहां थे तो सभी डीजीपी भी थे, आईजी भी थे, डीआईजी भी थे, लेकिन सबने कहा विक्रम सिंह आप एसएसपी है, आप आगे जाइए, क्योंकि देखा कि इस वक्त प्रधानमंत्री तमतमाए हुए हैं। हमने कहा जी, आपसे कहा गया था कोई सुरक्षा कर्मी न लगा, कि जी कहा गया था। का बावजूद मेरे आदेश के आपने सुरक्षा कर्मी लगा दिए? उनका जी लगा दिए। क्या मैं जान सकता हूं कि आपने मेरे आदेशों की अवहेलना क्यों की? का मरीज का, हमने कहा अब तो सस्पेंड होना ही है, तो फिर जरा बहादुर बन जाओ कि मरीज का काम डॉक्टर से अपना मर्ज बताना है, इलाज किस प्रकार किया जाएगा ये निर्णय डॉक्टर का है। इस समय प्रधानमंत्री महोदय आप मेरे मरीज हैं, मैं आपका डॉक्टर हूं, आपके हक में जो अच्छा होगा मैंने वो किया है। चुप, वो भी चुप, मैं भी चुप। उन्होंने कहा अब आप मेरा दिन अगर खराब करना चाहते हैं तो मैं वापस जा रहा हूं। उन्होंने गाड़ी घुमाई और वापस चले गए। अब तो मुख्यमंत्री भी थे, महामहिम राज्यपाल भी थे, सबके चेहरे हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? अब तो ये तो जाएगा ही जाएगा एसएसपी, और अपने साथ हमें भी साथ लेके जाएगा। बल्कि वहां पर एक मंत्री जी थे, उन्होंने कहा डॉक्टर विक्रम सिंह, पुत्र की परिभाषा होती है पू माने नर्क, त्र जो त्राण, जो नर्क से त्राण दिलाए वो उसको पुत्र है। और आप ऐसे पुत्र हैं कि आप तो नर्क में आगे आगे जा रहे हैं और हम सबको भी साथ लेके जाएंगे। अब सबने खूब भरपेट जो कह सकते थे मुझे कहा। हमने कहा ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री को किसी तरह से बाहर आए, खुश थे। मुझसे कहा आई एम सॉरी, यू आर राइट एंड आई वाज रॉन्ग। तब लोग, अरे प्रधानमंत्री ने क्षमा याचना की, तो तुम्हारा हाथ स्पर्श कर ले। उस व्यक्ति से प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगी हो। लेकिन यही मैं कहता था कि अगर मैं थोड़ा परिपक्व होता तो मैं ये करता कि वहां पर वर्दी वालों की जगह सादे कपड़ों में वर्दी लगाता। प्रधानमंत्री का मूड भी ना खराब होता। एक अप्रिय घटना हो गई थी वो अप्रिय न होकर के प्रिय हो जाती। अपनी सूझबूझ से मैं उसको और दूसरे तरीके से परिणित करता। लेकिन तब मैं युवा था, उत्साही था, मैं सिर्फ अपने हिसाब से काम करने का आदी था। तो मैं चाहता हूं जोश में होश न खोया जाए। होश के साथ साथ अगर आप काम करेंगे तो सभी लोग साथ चलेंगे आपके। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत जबरदस्त मैसेज सर, और बहुत से सिविल सर्वेंट भी इस बात को देख रहे होंगे, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं उनके अंदर भी एक साहस भर गया होगा, एक आत्मबल भर गया होगा कि हम अपनी सेवाओं के दौरान ये सारी चीजें करें। सर बहुत बड़ा मैसेज मिल रहा है लगातार, मैं मतलब धन्य हो रहा हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लगातार, कई तरीके के प्रश्न आ रहे हैं आपसे। कुछ लोग प्रधानमंत्री का नाम जानना चाह रहे हैं, कुछ लोग सत्यमेव जयते बोल रहे हैं, और तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं सर आगे बढ़ाता हूँ वार्ता को। सर जैसे एथिक्स की चर्चा हुई अभी, मैं चाहता हूं सर आप थोड़ा सा एथिक्स के बारे में बताएं। जो सिविल सर्वेंट हैं उनके क्या एथिक्स रहने चाहिए, क्या मोरल वैल्यूज रहने चाहिए, और वो कैसे तय करें सर। बहुत सारे जो एथिकल डायलेमा आ जाते हैं एक सिविल सर्वेंट के बीच में, तो वो कैसे उनको अपने आप को ठीक करें, जैसे सर आपने कर लिया इस समय, इस एक्सपीरियंस के दौरान। हीरा जी, अगर एथिक्स नहीं तो शरीर निष्प्राण निस्तेज लाश की तरह है, और अगर एथिक्स में नहीं रहना तो सिविल सर्विसेज में ना आए वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
कुल और वंश की मान मर्यादा, उसकी इज्जत को मिटाने का हक किसी को नहीं है, ना मुझे, ना आपको, ना किसी को। ये जान के चलिए, जब हम शराब पीते हैं, पूरे जनपद में अगर आप एसपी हैं, डीएम हैं, मालूम पड़ जाए कौन सी शराब पी, कितनी पी। रिश्वत ली तो मालूम पड़ जाएगा कितनी रिश्वत ली, किससे ली, क्यों ली। इसमें मतभेद हो सकता है कि नोट 2000 के थे या 500 के, लेकिन सारी दुनिया जान जाएगी कि रिश्वत ली है। सरकार इतना देती है कि आज मेरे पास 3 बेडरूम का फ्लैट है। ठीक है, मेरे पास कोई बहुत बड़ा महल नहीं है, लेकिन 3 कमरे का फ्लैट तो है। मेरे पास मारुति 800 है, स्विफ्ट है। मेरे पास मर्सिडीज नहीं है। मेरे पास घड़ी भी है, टाइटन है, रोलेक्स नहीं है। वो सब कुछ है। कलम भी है, 20 रुपए की गो फ्लो या जो वी पॉइंट होती है। मेरे पास 5 लाख वाली कलम नहीं है। लेकिन करना क्या है? मैं किसी की आधी प्याली चाय का भी गुनहगार नहीं हूं। जब एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री जब बात करते हैं तो जरा मूड देख के तमीज से बात करते हैं। मेरे साथ कभी किसी ने अभद्र व्यवहार नहीं किया। मुझे कभी किसी ने शराब की दावत में नहीं बुलाया। मुझे कभी किसी ने रिश्वत देने की कोशिश नहीं की। जब बहुत बड़े ओहदे पे था तो किसी ने 1-2 बार ये कहा कि साहब आप चाहेंगे तो बड़े अपने तरीके से मेरा साला 2 रोटी कमा लेगा, उसकी कंपनी का ये माल खरीद लें। हमने कहा बिल्कुल, अगर माल उपयुक्त होगा तो जरूर खरीदा जाएगा। माल उपयुक्त नहीं था, नहीं खरीदा। उनका साहब हमारे साले को आपने बड़ा निराश किया। उनका 2 बातें हैं मंत्री जी, या तो आपका साला निराश हो या मैं अपने मुंह पे कालिक फूकूं। साले से मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिएगा, लेकिन मैं अपने कुल और वंश की मान मर्यादा मिट्टी में नहीं मिला सकता, नहीं मिलाऊंगा। मैं ये कर सकता हूं कि मैं छुट्टी चला जाता हूं 2 महीने के लिए, मेडिकल ले लेता हूं। आप किसी और को ले आइए, किसी और आईजी को ले आइए, वो आपके साले को उपकृत कर देगा। मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसकी कंपनी का माल बिल्कुल घटिया है, 2 कौड़ी का है। सर, आज की युवा पीढ़ी बेशक आपके ईमानदारी की कसमें खाएगी। जिस तरीके से हम लोगों में सर एक सपना होता है हम लोगों का कि हम अगर आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे तो आपको फॉलो करेंगे। सर ये सारी चीजें सर कहीं ना कहीं हृदय में और तमाम युवाओं के हृदय में बनी हुई होंगी। लेकिन सर मैं 1-2 चीजें और अंदर की जानना चाहूंगा। सर कोई एक ऐसा मूवमेंट साझा करिए हम युवाओं से जब आप सबसे ज्यादा विचलित हुए हों अपनी पुलिस सेवाओं में, आपको लगा हो कि यार ये तो बड़ा कठिन दौर है, और फिर आपने सर उसको कैसे डील किया हो। जब आप डीआईजी हो जाते हैं, आईजी हो जाते हैं, एडीजी होता है, जब आप चलते हैं, आप न भी चाहें, जैसे प्रधानमंत्री जी के केस में हो कि आप कह दें हमारी सुरक्षा मत करो, मैं अपने आप ठीक हूं, लेकिन बावजूद इसके आपके लिए सुरक्षा की जाती है। आप जहां रहते हैं, हीरा जी, जो हमारा बैकग्राउंड है, आप क्या खाएंगे? 2 रोटी, तरोई और सरपुतिया आप जानते होंगे, यही तो खाएंगे। मैं शाकाहारी आदमी, दिन में 1 टाइम प्रसाद लेने वाला। मैंने कहा भाई मेरे लिए आप कोई इंतजाम नहीं करेंगे। दूसरी चीज, मेरे लिए सुरक्षा ना करेंगे। मैंने अपना कारवा देखा, मेरी गाड़ी के पीछे 8 गाड़ियां चल रही थी। किसी जोन का मैं आईजी था, और मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के सामने किसी ठेले वाले ने दुस्साहस किया था, तो मेरे पुलिस कर्मियों ने उसका ठेला पलट दिया और उसको इतना मारा। आज तक मुझे इस बात की ग्लानि है और अंतरात्मा पे बोझ है। जब गाड़ी रुकवाई, जाके हमने उससे माफी मांगी, पैर छुआ। नुकसान देखा 500 का था, उसको हमने 2000 रुपए भी दिए। लेकिन उस बात की ग्लानि अंतरात्मा में आज भी है। दूसरे, आपके लिए आप कितना खाएंगे? 2 रोटी खाएंगे, इससे तो नहीं खाएंगे। लेकिन मालूम पड़ा कि वहां पर रोटी, कचौड़ी, पूड़ी, पराठा, देसी घी, ये सब कुछ नहीं। और वो कहां से आएगा? गलत स्रोतों से आएगा, नहीं आना चाहिए। आप पहले कह देंगे अगर मेरे लिए किसी ने कोई इंतजाम किया, मैं 2-3 दिन के लिए आता हूं, अपने खाने का सामान मैं खुद लेके आऊंगा, मैं खुद खा लूंगा। एक स्वपाकी होना, एक अनुशासित होना, एक अपने में ही एक बहुत बड़ा अलंकरण और आत्मसंतोष का विषय है। सरकार इतना देती है, माता पिता आपको देते हैं, आप हॉस्टल में हैं। आप क्या थाने से ऊपर निर्भर हैं कि अगर आपको खीर खानी है तो थाने से नहीं है कि तो खीर नहीं खाएंगे? अगर आपको मोतीचूर का लड्डू खाना है तो थाने से, अगर नहीं, आप जितना खा सकते हैं उसका 1000 गुना आपके माता पिता दे सकते हैं और आपकी तनख्वाह दे सकती है। इसलिए ये भीख का कटोरा लेके घूमना, ये किसी वरिष्ठ अधिकारी को शोभा नहीं देता है। हीरा जी। सर आपके इतने पुलिसी अनुभव रहे हैं, इनके आधार पर सर आप पुलिस प्रशासन में ऐसा कौन सा एक सुधार है जो सर आप करना चाहते हो, या फिर आप चाह रहे हो कि पुलिस में ये वाला सुधार हो जाए तो आज की पुलिस और आधुनिक हो जाए और अच्छा काम करने लगे, आपके अनुभव के आधार पर सर? हीरा जी, मैं अपने करियर को 2 भाग में डालता हूं।
एक, जब मैं बिल्कुल युवा था, सन 74 से लेकर के 1996 तक, 95 तक, जब लोग कहते थे कि पुलिस अधिकारी आधा कसाई और आधा इंसान, आपके नाम याद करके माफिया भी जो है पतलून गंदी कर दे, वो भी मैंने युग देखा। मैं अपने को उस तरीके से ढाला भी था मैंने। 96 के बाद टेक्नोलॉजी आई, एसटीएफ का गठन मैंने किया, 4 साल एसटीएफ का आईजी रहा। मैंने देखा कि अगर आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका की प्रतिभा ऐसी है, आपको किसी को स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, किसी को मारने कूटने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको साइंस और टेक्नोलॉजी दे देती है अगर आप जानते हो अपना काम। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक तो प्रथम सूचना पंजीकृत नहीं होती है। 1861 से सबसे बड़ी शिकायत पुलिस के, हमारी रपट नहीं लिखी गई। नंबर 2, थाने में अभद्र व्यवहार, रिपोर्ट लिखाने के पैसे। नंबर 4, भ्रष्टाचार, महिलाओं से अभद्र। ये 5 चीजें अगर हम कर लें, एफआईआर लिखें, एफआईआर जैसा हम चाहते हैं वैसा लिखें, उसके पैसे न लिए जाएं। नंबर 3, थाने में अभद्र व्यवहार ना हो, महिलाओं के साथ शिष्ट व्यवहार हो। तीसरा, भ्रष्टाचार समाप्त हो। ये 5 अगर हो जाए तो पुलिस वाले जो ये कर देते हैं, पूजे जाते हैं। मैं नाम बताऊं, डॉक्टर RK राठौर, रिटायर्ड आईजी लखनऊ, इंस्पेक्टर रामचरण सिंह, इंस्पेक्टर ही हैं, सुरेंद्र सिंह लौर, रिटायर्ड डिप्टी एसपी, पूजे जाते हैं क्योंकि इन्होंने कभी जिंदगी में रिश्वत नहीं ली। BN सिंह, रिटायर्ड आईजी, पूजे जाते हैं, कभी जिंदगी में रिश्वत नहीं ली, शिष्ट है, किसी को तुम कह के बात नहीं करते हैं, इसीलिए पूजे जाते हैं, देवतुल्य माने जाते हैं। सर, एक इतना महान और इतना बड़ा व्यक्तित्व कौन सी किताबें पढ़ता है सर? आप स्वामी विवेकानंद के अलावा और किन किन को फॉलो करते हैं सर? और जरूर बताइए सर कि ऐसी कौन सी किताबें हैं जो आपके जीवन में आपको सर्वाधिक प्रभावित की हो, और अगर हो सके सर तो उसके कुछ अंश जरूर साझा करें। बहुत से दर्शकों का ये प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स 10 वॉल्यूम में है। जब मैं आपके बराबर था तो 8 वॉल्यूम थे, 2 वॉल्यूम और बढ़ गए हैं। ये 10 वॉल्यूम में ऐसा कोई जिज्ञासा नहीं है जो कि जिसका समावेश उसमें ना हो। दूसरा, अगर मैंने पढ़ा है तो अष्टावक्र महागीता, तीसरी भगवत गीता, जो उसका, वैसे तो भगवत गीता पे कई कमेंट्रीज हैं, लेकिन अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर की आप देखें तो हिंदी ज्ञानेश्वरी आप लोग जरूर मंगा लें। आपको जीवन में क्या सार्थक है, क्या निरर्थक है, इसका आभास हो जाएगा। मैं कभी उपन्यास वगैरह नहीं पढ़ता हूं, कभी कभी कोर्स वगैरह में था तब पढ़ लिया था, अब उपन्यास वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ता हूं। भगवत गीता आप अगर पढ़ना चाहें तो हिंदी ज्ञानेश्वरी, इसके अलावा अष्टावक्र गीता, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण वचनामृत। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो जब सत्संग में बैठते थे तो भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। उन जिज्ञासाओं का समाधान वो रामकृष्ण वचनामृत है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, बंगला में भी है। उसका एक उदाहरण मैं आपको बस देना चाहता हूं। आपने कहा था कोई उदाहरण दीजिए। रामकृष्ण परमहंस के कलकत्ता के एक बड़े धनाढ्य सेठ आए। उन्होंने कहा कि ठाकुर, मैं आपके लिए 101 सोने की अशर्फियां लाया हूं। उनका भक्त, मैं तो स्पर्श करता नहीं रुपए को, धन को, तुम ऐसा करो, जा करके गंगा जी में प्रवाहित करके आओ, फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। जब सेठ गया तो देखा कि वो लौटा ही नहीं 2 घंटे तक। तो ठाकुर ने पूछा, देखो जाकर के क्या इतना विलंब क्यों हो रहा है? तो देखा कि सेठ एक एक गिनती करके, एक एक करके मोहर गंगा जी में फेंक रहा है। तो जब सेठ वापस आया रामकृष्ण परमहंस के पास, तो रामकृष्ण परमहंस कहा, अरे मूर्ख, जब संग्रह कर रहे थे तब तो गिनती करना और गिनती करके इकट्ठा करना तब तो औचित्य, तो जब फेंकना ही था तब गिनती करके क्यों प्रवाहित कर रहे हैं? एक साथ गंगा जी को समर्पित कर लेते। अंतर्मन यह अभिप्राय ये कि तुम्हारे हृदय में उससे जो लगाव था सोने से, बड़ी पीड़ा हो रही थी तुम्हें उन स्वर्ण मुद्राओं को गंगा जी में प्रवाहित करने में, इसलिए एक एक को छाती से लगा करके तुम प्रवाहित कर रहे थे। तो ये बहुत 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 जी, बहुत बड़े मैसेज लगातार आपके साथ। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ। मैं सर बिल्कुल अंतिम प्रश्न पे आ रहा हूँ सर। एक चीज मैंने देखी अभी आपसे वार्ता करते हुए, मुझे पर्सनली अनुभव भी किया है मैंने। आप सर बहुत ओजस्वी वक्ता हैं। जब आप सुन रहे होते हैं ना तो मंत्रमुग्ध होने जैसी स्थिति हो जाती है। जब आप बोल रहे होते हैं तो सामने वाले की मंत्रमुग्ध होने जैसी स्थिति हो जाती है। इस उम्र में भी सर आप इतने तेजस्वी वक्ता कैसे हैं? और सर आप बहुत हष्ट पुष्ट भी हैं, इसका क्या राज है सर?
दो बातें कि मैंने जीवन में कभी शराब खट्टी होती, युवा मित्र ध्यान से सुने, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ जहां बिना शराब के कोई जश्न पूरा नहीं होता है। शराब खट्टी होती है, मीठी होती है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मैंने चखा भी नहीं है, बल्कि कुछ चॉकलेट्स में अगर शराब है मुझे नहीं मालूम। एक चीज, व्यायाम आज भी 1.5 घंटे जिम में करता हूं और आप ऐसे युवाओं को और सभी युवाओं को चैलेंज करता हूं, जीत गए तो 50,000 रुपए का नगद इनाम दूंगा। मैं आज भी 1.5 घंटे बहुत मेहनत करता हूं जिम में, योगाभ्यास करता हूं, ध्यान करता हूं। मुझे किसी से कुछ प्राप्त करना हो, न युवावस्था में, अधेड़ अवस्था में, और अब तो बिल्कुल किसी से कुछ प्राप्त करना है, ये भाव कभी पहले भी नहीं था और आज भी नहीं। हाँ, किसी को कुछ दे लूं तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। इसलिए जो बात हृदय से उतरती है वो हृदय तक जाती है, और जो जबान से निकलती है वो फिर जबान तक ही पहुंचती है, वहीं गिर जाती है। सर, आज हम लोग सभी सरल भारत पूरा परिवार बहुत बहुत धन्य हुआ सर। आपके ये सर 30 से 35 मिनट हम लोगों के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। मैं और पूरा सरल भारत परिवार सर आपका बहुत बहुत आभारी है और हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच सर। हीरा जी और आपके युवा साथी हमेशा हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें, और योगाभ्यास और स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और विज्ञान से मृत्युंजय बने, ये मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत थैंक यू। आशीर्वाद और स्नेह के साथ धन्यवाद हीरा जी।